हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बाकी का पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बडिंग और बाइनरी फिजन या फिजन हमने टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन का पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेक्सुअल मेथड इन विच इट इज अ प्रोसेस ऑफ producing a new organism when an organism get mature and it breaks into fragments। समझ गए? फ्रेगमेंट्स क्या मतलब होता है? पीसेस। एक ऐसा मेथड है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को पहले पूरा फुली मैच्योर करेगा और फुली मैच्योर होने के बाद दैट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट एंड देन ईच फ्रेगमेंट एक पीस पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, डेवलप इनटू होल न्यू इंडिविजुअल। तो समझ में आया? फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जैसे एक ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं स्पायरोगायरा, एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, एल्गे होता है। अब ये फिलामेंट जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये एक पेरेंट स्पायरोगायरा है, राइट। और पेरेंट स्पायरोगायरा फुल्ली जब मैच्योर हो जाएगा, पूरा अपना एकदम बड़ा हो जाएगा फिलामेंट, तो ये अपने आप अपने टुकड़ों में टूट जाता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे 2 टुकड़ों में ये टूट जाएगा। तो अब जब ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा तो ये क्या बन गए हैं? ये बन गए हैं 2 डॉटर स्पायरोगायरास, राइट। एंड दीज डॉटर स्पायरोगायरास then grow up into the big mature, then these daughter spirogyra matures and become a whole new complete organism। अंडरस्टैंड? तो अभी क्या हुआ? स्पायरोगायरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी स्पायरोगायरा ही दिया गया है। तो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है। पहले वो मैच्योर होगा, फिर वो एकदम फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेगा। आप फ्रेगमेंट्स की जगह पीसेस भी बोल सकते हो। फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेगा, फिर वो एक फ्रेगमेंट जो टूटा हुआ एक टुकड़ा है वो एक पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो दिस इज ऑल फ्रेगमेंटेशन। Now there is another type of asexual reproduction, what you called is as a regeneration। तो हम रीजनरेशन को वैसे तो हम बडिंग के साथ पढ़ते, लेकिन हम अब पढ़ते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन भी एक एसेक्सुअल मेथड ही होता है रिप्रोडक्शन का, लेकिन हम इसको नेचुरल मेथड नहीं बोलते। ये एक एक्सीडेंटल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो तब होगा जब एक्सीडेंटली ऑर्गेनिज्म पीसेस में ब्रेक हो जाए या अचानक से उस पर कोई अटैक हो और वो टुकड़े से टूट जाए। जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लिजर्ड का। हम लिजर्ड लेते हैं। लिजर्ड की जब नॉर्मल लिजर्ड अपनी टेल को वैसे नहीं छोड़ती है। व्हेन वी अटैक और इट इज हिट और अटैक बाय एनी एनिमी, तो लिजर्ड अपनी पूंछ छोड़ के भाग जाती है। और कुछ दिन के बाद हम क्या देखते हैं? उस जगह पर एक नई पूंछ डेवलप होने लगती है, उसका टेल डेवलप होने लगता है। तो वो क्या है? रीजनरेशन ऑफ द टेल पोर्शन, राइट। तो रीजनरेशन कभी भी नेचुरल नहीं होता है। ये तब होता है जब बाय चांस या अचानक से या एक्सीडेंटली वो पार्ट उसका कट जाए, टूट जाए। लेट्स स्टार्ट। रीजनरेशन इज आल्सो एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द प्रोसेस इन विच an organism develops, or you can say reproduce, the lost part because of the presence of specialized cell की वजह से। ठीक है बेटा? स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से जो इसका लॉस्ट पार्ट होता है वो ये दोबारा से रीगेन कर लेता है। अब अगर इस डेफिनेशन में आपने स्पेशलाइज्ड सेल्स का जिक्र नहीं किया तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट मानी जाती है। अब इसका एग्जांपल हम क्या लेते हैं? प्लानेरिया। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्लानेरिया। इवन हाइड्रा ऑल्सो रीजनरेट। अगर आपको याद हो तो बडिंग में हमने पढ़ा था कि हाइड्रा ऑल्सो हैज अ रीजनरेटिव सेल्स, ठीक है ना। तो प्लानेरिया एक प्लाटीहेलमिन्थस है, एक वर्म होता है, फ्लैट वर्म होता है, और इसकी की पूरी बॉडी स्पेशलाइज्ड सेल से बनी हुई है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? अगर ये हमारा एक नॉर्मल प्लानेरिया है,
So this is a type of planaria we have, a parent planaria, and by chance it cuts into 2 pieces or 3 pieces. So what will happen? The normal planaria, this portion is going to develop the rest of the लास्ट का पोर्शन. तो ऊपर का पोर्शन क्या करेगा? अपना पीछे का लोअर पार्ट पूरा डेवलप कर लेगा. तो आपको आपने एक प्लानेरिया के कितने हिस्से करे? 1 2 3. हमने एक प्लानेरिया के 3 हिस्से करे. तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपना लास्ट पार्ट डेवलप कर लेगा, तो नया प्लानेरिया बन गया. मिडिल वाला हिस्सा जो बचा है ये वाला, ये अपना फ्रंट पोर्शन डेवलप करेगा और लास्ट पार्ट को भी डेवलप करेगा और ये दूसरा प्लानेरिया बन जाएगा. और जो लास्ट वाला पोर्शन बचा था वो भी अपना लास्ट पार्ट डेवलप करेगा और एक तीसरा प्लानेरिया बन जाएगा. तो इसकी किसी भी बॉडी पार्ट से आप अगर इसे टुकड़ा कर दोगे, अगर आपने इसको ट्रांसवर्स कट किया तो ये अपने ऊपर और नीचे वाले हिस्से डेवलप करेगा और नए प्लानेरिया बना लेगा. लेकिन अगर हमने इसको लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया, यानी कि हमने इसे बीच में से कट कर दिया, तो जो ये वाला पार्ट है प्लानेरिया का, ये अपना दूसरा वाला पार्ट डेवलप कर लेगा सेकेंड हाफ और ये पूरा प्लानेरिया बन जाएगा और ये वाला हिस्सा अपना दूसरा बना लेगा. तो इस तरह क्या होगा? प्लानेरिया अपने आप को किसी भी टुकड़े से, किसी भी पोर्शन से उसके सेल रीजनरेट करेंगे, नए सिरे से डिवाइड होंगे और वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा. उसका टूटा हुआ हिस्सा दोबारा से बन जाएगा. तो हम इसको ये कह सकते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ रिपेयरिंग द टिश्यू. अगर कहीं से टिश्यू डैमेज हो जाता है, टूट जाता है कोई बॉडी ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट, तो वहां पर अगर रीजनरेटिव सेल्स हैं या स्पेशलाइज्ड सेल है, तो स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से वो वाला लॉस्ट पार्ट, वो टूटा हुआ हिस्सा दोबारा से बन जाता है. ठीक है. तो अभी जो एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेगमेंटेशन एंड अ रीजनरेशन. उसमें भी हमने क्या किया था? फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या किया था? टुकड़े तोड़े थे और जो टूटा टुकड़ा था वो अपने आप को फिर से पूरा ग्रो कर लेता है. राइट. अब हम रीजनरेशन कर रहे हैं, हम इसमें भी ये कर रहे हैं, हम प्लानेरिया के टुकड़े कर रहे हैं और जो टूटा हुआ हिस्सा है प्लानेरिया का वो फिर से नया ग्रो कर गया, नया प्लानेरिया बन गया. तो फर्क क्या है दोनों में? अब आप ध्यान से सुनिए. रीजनरेशन एक एक्सीडेंटल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जो कि नेचुरली कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं एक्सेप्ट करता है. कोई भी ऑर्गेनिज्म नेचुरली अपने आप को नहीं कहेगा कि मुझे 3 हिस्सों में काट दो ताकि मेरा 3 पार्ट में मेरा रिप्रोडक्शन हो. तो ये एक एक्सीडेंटल मेथड है. इफ बाय चांस एनिमल इज कट इनटू पीसेस और इट ब्रेक्स इनटू पीसेस. दूसरा जो फ्रेगमेंटेशन था वो क्या था? उसमें हमने वर्ड लिखा था मैच्योरेशन. तो मैच्योरेशन होने पर ही फ्रेगमेंट्स में वो टूटेगा और नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा. तो उस फ्रेगमेंटेशन इज अ नेचुरल मेथड दैट हैपेंस इन स्पायरोगायरा. उसमें ऑर्गेनिज्म पूरा मैच्योर होता है, फिर वो अपने पीसेस में टूटता है और नए ऑर्गेनिज्म बनाता है. लेकिन रीजनरेशन में मैच्योरेशन का लॉजिक नहीं है. कभी भी अगर ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू पीसेस, इट ग्रोज इनटू अ न्यू होलसम न्यू ऑर्गेनिज्म. Understand? So this is all about the regeneration topic and the fragmentation is done. And the last we will do the spore formation. अगला रिप्रोडक्शन जो है इस सेक्शुअल मेथड, दैट इज अ स्पोर फॉर्मेशन. अब स्पोर फॉर्मेशन में बेसिकली दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन सम प्लांट्स एंड इन द फंजाई. And before doing this fungi or spore formation, we'll understand the structure of fungus. हमारे सिलेबस में एक ही फंगस का नाम ज्यादा लिया गया है, वो है राइजोपस. अगर आपको याद हो, हमने इसको सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी याद किया था. ब्रेड माउल्ड हैज अ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका दूसरा नाम हमने ब्रेड माउल्ड रखा है. ठीक है ना. तो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर में कहते हैं कि हर फंगस के network होता है. These are the branches and the network of this structure that produces the upper branches. This is a network that is present on the lower part, and this network of hyphae, these branches are called hyphae and their network is called mycelium. And out of this one branch that grows on the upper side, ये पूरी ब्रांचेस हैं. जैसे जमीन पे फैला हुआ फंगस होता है तो हम उसको माइसीलियम बोल देते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट ब्रांचेस का नेटवर्क होता है. तो उस माइसीलियम में से एक ब्रांच ऊपर को उठती है, अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर को उठती है और उसके ऊपर स्वोलन ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं. हम इसको स्पोरेंजियम का नाम देते हैं. हम इसको ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ठीक है बेटा. ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम. और ये स्पोरेंजियम का कवरिंग थोड़ा ऐसा बढ़िया होता है, हार्ड होता है, जो इसका प्रोटेक्शन करता है. तो इस स्पोरेंजियम के अंदर यू विल फाइंड वेरी स्मॉल सेल्स एंड दीज स्मॉल सेल्स आर एक्चुअली द स्पोर्स. स्पोर्स को हम
ये असल में वो स्पोर्स हैं। तो ये हाइफे माइसीलियम एंड दिस इज अ ब्रांच दैट इज हाइफे, हम इसको भी हाइफे कहते हैं। और इस पूरे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, दिस होल नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, अब स्पोर्स में क्या होता है, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है द स्पोरेंजियम लेयर इज टू हार्ड एंड इट प्रोटेक्ट्स दी स्पोर्स। स्पोरेंजियम इन द केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन में आपको मैंने पहले भी बताया था, हमने मल्टीपल फिजन वाला टॉपिक जब किया था उसमें भी अनफेवरेबल कंडीशंस में पढ़ा था कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो ऐसे ही अनफेवरेबल कंडीशन इसके लिए भी है। तो ये जर्मिनेट नहीं करेंगे, ये स्पोरेंजियम रप्चर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस, हम इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है ह्यूमिडिटी, डार्कनेस एंड यू कैन से वार्मथ, हल्का सा, जैसे बारिश का मौसम होता है। मॉनसून पीरियड इज अ वेरी वेरी गुड फॉर स्प्रेडिंग द फंगल स्पोर्स। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी, डार्क और वार्मथ, ये तीनों चीजें इसको और ज्यादा प्रमोट करेंगे। स्पोरेंजियम क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगा, बर्स्ट करते ही ये सारे स्पोर्स हवा में फैल जाएंगे। और स्पोर्स जब हवा में फैल जाएंगे तो जहां जहां जो जो स्पोर होगा, गिरेगा, वहां वहां नया फंजाई प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द स्पोर फॉर्मेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट कि स्पोर्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये एक छोटा सा सेल है स्पोर, हम कहते हैं कि जो स्पोर्स हैं, दीज आर द स्मॉल जर्मिनेटिव सेल्स दैट हैज अ टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस एंड टू प्रोड्यूस अ होल ऑर्गेनिज्म और अ होल प्लांट और अ होल फंजाई। ठीक है ना। तो अब अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरेंजियम नहीं बर्स्ट करता है, तब तक क्या होता है, स्पोरेंजियम की कवरिंग के अंदर ही स्पोर्स डिवाइड करते रहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर्स का डिवीजन चल रहा है वो मल्टीपल फिजन चल रहा है। तो दिस इज अ कोरिलेटेड टॉपिक। मल्टीपल फिजन में स्पोरेंजियम के अंदर मल्टीपल फिजन चल रहा है और अंदर अंदर वो डिवाइड होते रहते हैं, बिल्कुल जैसे सिस्ट में हो रहा था। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगे स्पोरेंजियम बर्स्ट करेगा, बर्स्ट करते ही स्पोर्स स्प्रेड कर जाएंगे। राइट गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट द spore formation, and the next topic is the last asexual reproductive method is that is vegetative propagation. Right now, vegetative propagation, this is the only type of reproduction that is done in plants, occur in प्लांट, ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, और इसमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स पार्ट। इसमें वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं भाई, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं स्टेम, या होता है रूट, या होता है लीफ। क्योंकि जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें तो गेमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गेमीट्स बनेंगे और फिर वो गेमीट्स आपस में फ्यूजन करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है। लेकिन अगर एसेक्सुअल मेथड यूज करना है प्लांट्स में तो हम उसके वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और उससे हम प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोपोगेट करना, नंबर बढ़ाना उनका, 1 का 2, 2 का 4 बढ़ाते ही रहना। तो कहते हैं अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराना है, एक पौधे से बहुत सारे पौधे बनाने हैं, तो आपको उनका वेजिटेटिव पार्ट इस्तेमाल करना है, यानी कि स्टेम, रूट और लीव्स। अब बात करें तो टाइप्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 2 प्रकार से किया जाता है। कुछ तो ऐसे पौधे हैं जो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही करते हैं, ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ज्यादा जल्दी करते हैं, लेकिन हमें उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि हम उनके लिए हम करवाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल मेथड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड, एंड सम आर नेचुरल। अब मैं नेचुरल के आपको एग्जांपल बताती हूँ। देखो, नेचुरल मेथड में बहुत सारे प्लांट हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो स्टेम से स्टेम प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे स्टेम, आप एक स्टेम लगाओगे बहुत सारी स्टेम्स बन जाएंगी, 10-100 पौधे बन जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें रूट लगाते हैं एक और बहुत सारी रूट्स डेवलप हो जाती हैं, तो पौधे का नंबर बढ़ जाता है, प्लांट्स बढ़ते हैं।
और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम एक लीफ लगाएंगे और बहुत सारी लीफ अपने आप होती हैं। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, बिकॉज ये नेचुरल मेथड है इनका नेचुरल मेथड ऐसे ही रिप्रोड्यूस करने का है, तो हम इन्हें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इफ द स्टेम इज यूज्ड टू रिप्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट्स, दैट इज स्टेम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? पोटैटो। अब आपने देखा होगा किसान जब खेत में आलू लगाता है तो एक आलू, जब सारे आलू निकालता है तो उसमें से कुछ ऐसे आलू निकाल लेता है जिनकी जड़ निकल आती है, जिनके बड्स होते हैं या जो ज्यादा थोड़े खराब होते हैं। तो व्हाट दे डू, दे यूज दोस पोटैटोज टू सो इट अगेन। वो दोबारा उसको मिट्टी में डालते हैं। एक आलू लगाया, आलू क्या होती है? आलू क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है ना। इसको हम स्वोलन स्टेम भी कह सकते हैं, एक तरह से हम इसको कहते हैं दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम, राइट। अब अंडरग्राउंड स्वोलन स्टेम जो है पोटैटो, अब अगर एक आलू लगाया बहुत सारे आलू लग जाते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं शुगर केन का। तो शुगर केन क्या होता है? सबको पता है, गन्ना होता है। गन्ने का खेती जब करते हैं तो गन्ना जब ग्रो कर जाता है उसे काट देते हैं तो नीचे का छोटा सा हिस्सा हम उसे रख लेते हैं और उसी से नया शुगर केन प्रोड्यूस कराया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शुगर केन इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस। एनीथिंग, एनी अदर एग्जांपल दैट यू कैन गिव मी विद दिस इज stem propagation में we have ginger. Ginger is also a swollen stem. ठीक है। तो इसके लिए भी हम जिंजर में भी हम स्टेम प्रोपगेशन करते हैं। एक आप जिंजर का पीस लगाओगे जिसमें बड्स होती हैं और बाकी सारा का सारा दोबारा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आ गया रूट्स। रूट्स में आप क्या लेंगे? रूट्स में हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ट्यूबरस रूट ले लेते हैं, डेलिया लेते हैं, डेलिया का एग्जांपल लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्वीट पोटैटो। वेरी नाइस। स्वीट पोटैटो भी, शकरकंदी खाई है हमने, स्वीट पोटैटो भी ये रूट होती है। अगर आप एक स्वीट पोटैटो लगाते हो तो बहुत सारी स्वीट पोटैटो मिट्टी में अपने आप बनती हैं। हमने उसमें कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसे सो किया। उनका नेचुरल मेथड है, आलू से आलू बनता है, स्वीट पोटैटो से स्वीट पोटैटो बनता है। ऐसे ही एक प्लांट आता है लीव्स में, लीफ से रिप्रोडक्शन करने वाला, इसका नाम जरूर याद रखना है, ब्रायोफाइलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में और ये प्लांट भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। ब्रायोफाइलम ये एक खास तरह का पौधा है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एलोवेरा जैसा होता है। तो बड़ी बड़ी थिक इसकी स्टेम्स होती हैं। तो इफ दिस स्टेम्स इज लाइक समथिंग लाइक दिस एंड एलोवेरा जैसी इसकी स्टेम्स होती हैं, समथिंग लाइक दिस। और इसकी हर स्टेम के किनारे पे यू विल फाइंड स्मॉल स्मॉल लीव्स दिस टाइप। बहुत सारी होती हैं, ये बहुत प्यारी भी लगती हैं, लेकिन ये इतनी डेलिकेट होती हैं, जस्ट यू शेक इट एंड दे फॉल डाउन। एंड दीज आर द लीफ बड्स, दीज आर लीफ बड्स। और इन लीफ बड्स को जैसे ही आप हाथ लगाते हो ये टूट जाती हैं और जब ये टूट जाती हैं तो जहां ये गिरेंगी वहां पर न्यू प्लांट आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? लीफ प्रोपोगेशन का मेथड। ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव मेथड के मैंने आपको सारे एग्जांपल बता दिए जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। नेचुरल वेजिटेशन मेथड अगर स्टेम से होगा तो स्टेम में पोटैटो है, पोटैटो एक ट्यूबर होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है। तो अब अंडरग्राउंड स्टेम में अगर एक आलू लगाएंगे बहुत सारे आलू बनेंगे। एक शुगर केन लगाते हैं, वो स्टेम होती है जूसी स्टेम, उसको और बहुत सारी शुगर केन बनेगी। एक जिंजर लगाएंगे बहुत सारी जिंजर बनती है अपने आप। रूट में डेलिया एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है। लीफ में ब्रायोफाइलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइलम के साथ तो स्टार लगा लो यार, ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में, बहुत ही बार आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अ लिटिल एक्सप्लेनेशन फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन. Artificial propagation is a method in which the plant reproduce majorly by the sexual reproduction, but sometimes we use our method to propagate it artificially. हम उसको अपने तरीके से उसको artificially propagate कराते हैं, vegetative propagation करते हैं और उससे नए पौधे बनाने की कोशिश करते हैं। तो artificial method में सबसे पहला मेथड है कटिंग, और इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोज। देखो रोज वैसे तो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, उसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन बनते हैं, फिर देन स्टिग्मा होता है, तो उस पर ओवरी होगा, तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, वो सब बात की बातें। लेकिन अगर हम स्टेम प्लांट की एक कटिंग काटें और नए कहीं और सो कर दें तो क्या रोज नया पौधा बना लेता है ना, कटिंग से लग जाता है ना। हाँ, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें हम कटिंग करते हैं, नया पौधा आ जाता है। तो रोज एक ऐसा प्लांट है जिसमें कटिंग करते हैं। इसमें ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। आई डोंट जस्ट कटिंग के लिए हम सबसे अच्छा मैंगो की इसमें करते हैं, हम स्टेम कटिंग में चाइना रोज लगाते हैं। चाइना रोज का कटिंग लगाएंगे तो पौधा नया बन जाता है। तो ये कटिंग मेथड इज द व्हेन द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट एंड सो इनटू अ सॉइल एंड अ न्यू प्लांट ग्रोज इनटू इट। ध्यान से सुनना, फिर से सुन लो एक बार।
कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड उन प्लांट्स में किया जाता है जो जरूरी नहीं है कि वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करें। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, इनमें फ्लावर भी आते हैं, लेकिन इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हो सकती है। तो हम इनका वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी 3 तरीके से 3 पार्ट से कर सकते हैं। हमने इनका एक कर लिया कटिंग। अगर हम स्टेम कटिंग देखें तो रोज उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चाइना रोज उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टेम कटिंग का। ऐसे ही अगर आपको रूट कटिंग देखनी है कि आप उसकी रूट काटें और लगा दें, तो इसका एग्जाम्पल है टैमरिंड, इमली, और ऐसे ही ब्लूबेरी। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल इसके रूट कटिंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा। अब हमारे पास आता है एक और मेथड आर्टिफिशियल, जिसको हम क्या कहते हैं, लेयरिंग। लेयरिंग मेथड बहुत कॉमन यूज किया जाता है, बहुत ही कॉमन होता है। अब लेयरिंग में होता क्या है, लेयरिंग में हम पौधे को रूट्स के साथ अटैच रखते हैं, पौधे को जड़ से रखते हैं, मिट्टी में लगा रहता है, उसकी एक स्टेम को पकड़ते हैं और हम उस स्टेम को मिट्टी में नीचे लाके दबा देते हैं, और स्टेम तब तक उसके साथ अटैच, अपने पेरेंट प्लांट के साथ स्टेम अटैच रहती है। लेट्स मेक अ डायग्राम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि लेयरिंग कैसा होता है। लेयरिंग के लिए देखो, दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा है, आर्टिफिशियल मेथड का लेयरिंग। अब लेयरिंग भी 2 तरीके का होता है, अभी बताती हूँ मैं। देखो मान लो आपके पास एक प्लांट है जैस्मिन, इसकी ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, जैस्मिन का पौधा, उसकी बहुत पतली पतली ब्रांचेस होती है। आपने किसी एक प्लांट की ब्रांच को पकड़ा और इसे मिट्टी में खींच लिया। अब मिट्टी में खींचने के बाद आप इसे यहाँ पर शो कर देते हो मिट्टी में, राइट, आपने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो कुछ दिन के बाद यहाँ पर इसकी रूट्स निकल आएंगी, और जो ये प्लांट है अभी भी अपने पेरेंट प्लांट से अटैच है। देख रहे हो आप, ये इसका पेरेंट प्लांट है, दिस इज अ पेरेंट प्लांट। आपने प्लांट को काटा नहीं है, पेरेंट प्लांट से टहनी को काटा नहीं है, उसको सिर्फ पकड़ के इसमें सो कर लिया और लगा दिया। और यहाँ से जब नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी और इसकी रूट डेवलप हो जाएगी, तो बाद में हम इसको यहाँ से काट देंगे। अब क्या हुआ, एक पौधे से आपने दूसरा पौधा बना लिया, ठीक है ना। तो आपने क्या किया था, कटिंग बाद में करी, पहले नया पौधा बनाया। इसको हम बोलते हैं माउंड लेयरिंग, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, माउंड लेयरिंग। और ये उन पौधों में किया जाता है जिनकी स्टेम्स थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि आप उसको पुल करके जमीन में डालोगे तो वो टूटनी नहीं चाहिए। तो ये जैस्मिन इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल होता है, एक और मेथड होता है एयर लेयरिंग का। ऐसे ही लेयरिंग में एक और एग्जाम्पल है एयर लेयरिंग का। एयर लेयरिंग में क्या होगा, आपने एक पेड़ लिया, आप उस पेड़ को क्या करते हो, यहां पर आपने एक छोटा सा कुछ ऐसा मतलब ब्रांचेस वाला हमने पेड़ ले लिया, चलो मान लो, आपने क्या किया, उसके यहाँ पर कट लगाया और इसके ऊपर मिट्टी और कंपोस्ट मैन्योर का लेयर लगा के इसको बांध दिया, ठीक है। अब हमने क्या बांध दिया, ऐसे बांध दिया। कुछ दिन के बाद क्या होगा, यहाँ से रूट्स डेवलप होनी होगी। इसको बिल्कुल बांधते हैं तो उसमें होल्स भी करते हैं ताकि उसमें एयर एक्सचेंज होती रहे, और उसे गीला भी रखते हैं मिट्टी को। कुछ दिन के बाद यहाँ स्टेम में से उसके यहाँ पे रूट्स डेवलप होने लगती है, और जब ये रूट्स डेवलप होने लगेंगे, यू विल सी दैट द न्यू ट्रीज ब्रांचेस आर फॉर्मिंग। व्हाट यू डू इज यू कट द प्लांट फ्रॉम हियर, यू पुट द प्लांट इनटू द सॉइल एंड द पेरेंट प्लांट इज स्टिल इन द सॉइल। तो वो अपना प्लांट, दिस इज अ पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट अटैच्ड है नीचे से, और आपने ऊपर से एक छोटा प्लांट और बना के उसको काट लिया और लगा दिया बाद में, और फिर ये नए सिरे से अपना ब्रांचेस निकाल लेता है। तो ये आपने हवा में किया है। माउंट लेयरिंग क्या किया था, अपने स्टेम को पकड़ के मिट्टी में डाल दिया था। तो अभी ये एयर लेयरिंग हो गया। लेयरिंग का मतलब क्या होता है लेयरिंग में एक पौधे के ऊपर नया पौधा बना लेना, पहले उसे काटना नहीं, बाद में काटना, ठीक है। कटिंग इसमें बाद में की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेयरिंग। थर्ड मेथड जो हमारा आता है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का, वो आता है ग्राफ्टिंग। थर्ड मेथड आता है ग्राफ्टिंग, जो आप अपने माली वगैरह ये जो होते हैं, ये लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं इसको, इनका फेवरेट प्रोसेस होता है ये। तो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, वी टेक टू डिफरेंट, लाइक इट इज टू प्रोड्यूस न्यू वैरायटी मतलब, और ये आप यूज कर सकते हैं हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करने का, ये बड़ा अच्छा तरीका है ग्राफ्टिंग में। यू टेक अ स्टेम एंड द प्लांट इज अटैच्ड टू द सॉइल। नाउ दिस इज अ वन प्लांट, यू टेक दैट इट इज अ रेड रोज, मान लो ये रेड रोज है। अब आपके पास यहाँ पर एक स्टेम और एक प्लांट है जिसको आप येलो रोज कहते हो, ये इस पे येलो रोज आते हैं, ठीक है बेटा। रेड रोज और येलो रोज दो पौधे हैं आपके पास विद द रूट्स।
अब आपने क्या किया, रेड रोज, येलो रोज की एक स्टेम कट करी और इसको उठा के इसके ऊपर लगा दिया, हल्का सा इसे कट करेंगे ऐसा, और इसके ऊपर हमने उठा के येलो रोज वाला स्टेम लगा दिया। समझ गए बेटा, हमने ये वाला टुकड़ा इसके ऊपर लगा दिया। अब ये येलो रोज उसके ऊपर लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से टाई कर दिया। कुछ दिन तक ये बंधा रहेगा, बहुत ध्यान से इसको टाई करना है, और आपको ये भी देखना होता है कि इसका जो ये कट है बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ताकि इनके कंडक्टिंग टिश्यू मैच करें आपस में। ठीक, कंडक्ट मतलब फिर वाटर नहीं जाएगा ना, जाइलम से वाटर नहीं जाएगा ऊपर को, तो फिर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो ये हो जाता है। तो आपको ये मैच करना है, थिकनेस मैच करनी है, कट मैच करना है, और एक रेड रोज, येलो रोज का लीफ रेड रोज के ऊपर लगा दिया। जब आप इसे कंबाइन करोगे और बांध दोगे, कुछ दिन के बाद यू विल सी दैट द न्यू ब्रांचेस आर ग्रोइंग हियर। So when the new branches start growing and you will see the flower will be of mixed color. The flower will be of mixed color. So what do you get? हमें मिला हाइब्रिड प्लांट, ठीक है ना, रेड रोज और येलो यूज का मिक्सचर मिल गया। तो अब क्या होता है, दिस इज समथिंग स्टॉक, दिस लोअर पोर्शन इज कॉल्ड स्टॉक, जिसकी रूट्स होती हैं, जो मेन पेरेंट प्लांट है, और जो ऊपर अटैच किया है उसको बोला जाता है स्कायन। तो स्टॉक एंड स्कायन को जोड़ा जाता है और एक नया पौधा उसमें से इन्वेंट हो जाएगा, उसका हाइब्रिड वैरायटी बन जाएगी, उसी को बोला जाता है ग्राफ्टिंग। और मैंगो में, गुआवा में और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें इस तरह से नए मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर करके नए पौधे बनाए जाते हैं। वी चूज 2 गुड कैरेक्टर प्लांट्स and we mix them, we join them and we produce a new variety. So guys, this is all about the vegetative propagation. Now we understand some advantages and disadvantages of vegetative propagation, which is very, very important. And it might come in the exam, because most of the time I have seen in the board exam, the vegetative propagation में definition से ज़्यादा advantages और disadvantages पूछे जाते हैं. So what are the advantages? Let's start with the advantages. Advantages of vegetative propagation. तो एडवांटेजेस क्या है? पहला, दिस इज अ वेरी चीपर मेथड, आपको बीज नहीं खरीदना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्लांट्स नहीं लेंगे। एक दूसरा मेथड है, ये रैपिड होता है, बहुत जल्दी से हो जाता है, बिकॉज इसमें सीड जर्मिनेशन का प्रोसीजर खत्म हो गया है। आपको बीज नहीं बोना है, फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा, फिर उसमें सीडलिंग होगा, फिर उसमें प्लांटलेट आएगा, प्लांट बड़ा होगा, फिर उस पर फल आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सीड जर्मिनेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो चुका है। और फिर उसके बाद डिजायरेबल करेक्टर, सॉरी यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा जो है, यहाँ पे डिजायरेबल करेक्टर्स हमें अचीव होते हैं, कैन बी अचीव्ड। यानी कि आपको अगर हाइब्रिड करना है, मतलब आपको कुछ ऐसा चाहिए, जैसे कि आपको एक प्लांट, एक क्रॉप है जिसमें सीड्स बहुत अच्छे आते हैं, और दूसरी क्रॉप है जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट करेक्टर है, मतलब उसको बीमारी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों प्लांट्स को मिक्स करते हैं, ग्राफ्टिंग कराते हैं और एक नया प्लांट बनाते हैं। तो जो नया प्लांट आएगा, जो नया फसल आएगा, वो उसका सीड भी बहुत अच्छा होगा और उसको बीमारी भी नहीं लगेगी, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये बड़ा अच्छा मेथड होता है। Desirable character can be achieved by the vegetative propagation. ठीक है। और दूसरा खासियत क्या होगा, जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं तो सेम टाइप एंड यूनिफॉर्म साइज एंड शेप के प्लांट्स बनते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि एक जैसे एक सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है कि एग्जाम्पल इससे बनाने वाले प्लांट्स, बनाना ऐसा आता है, फिग आता है, मैंगोज आते हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं आप इससे बनाते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी आप इससे इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी एडवांटेजेस है, ये अच्छी बातें हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। तो इससे तो हम बहुत लोग इन अच्छी बातों की वजह से सस्ता होता है, क्योंकि इसमें सीड लगना नहीं है, क्योंकि एक पौधा पड़ा है, एक पौधे से 10 टुकड़े किए, 10 प्लांट बन गए। रैपिड है, रैपिड इसलिए है क्योंकि सीड जर्मिनेशन का टाइम खत्म है, आपको रुकना नहीं पड़ेगा, सीड को वेट करना है, जर्मिनेट करना है, फिर छोटा प्लांट, फिर बड़ा प्लांट, वो सब कुछ नहीं होगा। फिर आता है डिजायरेबल कैरेक्टर, इसमें अपनी मर्जी के कैरेक्टर के 2 प्लांट लेंगे, ग्राफ्टिंग कराएंगे, नया पौधा बना लेंगे, तो अच्छी बात है ये तो। फिर उसके बाद अगर आपको एक जैसे आपने खेतों में देखा होगा, जब आजकल मैरीगोल्ड की खेती बहुत करते हैं लोग, तो मैरीगोल्ड जैसे गेंदे का फूल होता है, जब खेत में लगता है तो एक साइज का फ्लावर लगता है,
अब कौन चाहता है कि हमारी शादी में जब फूल लगे तो एक बड़ा फूल, एक छोटा फूल, एक टेढ़ा, एक गोल, एक अच्छा, तो ऐसा नहीं होता ना, आपको एक जैसे सारे चाहिए। तो व्हाट वी डू इज वी डू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसमें सेम टाइप के यूनिफॉर्म साइज के और शेप के प्लांट्स आपको मिलेंगे। अब एग्जाम्पल कौन से होते हैं, कौन कौन से पौधों में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत धड़ल्ले से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं? बनाना में, मैंगोज में बहुत वैरायटी, लंगड़ा आम है, दशहरी है जी, ये दूसरा हाफुस है, अल्फांसो है, बहुत सारे मैंगोज की वैरायटी मिल रही है। कैसे आ रही है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आ रही है, राइट? सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द limitation. I will not say disadvantage, but it is a limitation of vegetative propagation. देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जितने फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? सबसे पहला कहते हैं कि न्यू वैरायटी, अगर आप सिंपल वैरायटीज, अगर आप ग्राफ्टिंग को छोड़ दो, अगर आप ग्राफ्टिंग ना कराओ, लेयरिंग कराओ, आप कटिंग कराओ या नॉर्मल मेथड से करो, तो फिर न्यू वैरायटीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, तो आप न्यू वैरायटीज नहीं बनाओगे। समझे कि नहीं समझे? कुछ पौधे ऐसे हैं जो सिर्फ नेचुरल वेजिटेटिव मेथड से ग्रो करते हैं, ठीक है ना, वो एक सीड, उसका एक टुकड़ा कहीं लगाओगे, उससे 10 पौधे बनाओगे, 10 वैसे के वैसे बनेंगे। तो इसमें वैरायटी बदलना बड़ा मुश्किल है। वैरायटी बदलना है तो फिर आपको स्पेशल मेथड लेना पड़ेगा, ग्राफ्टिंग, ठीक है ना, तो बन जाएगी। और दूसरी बात, इफ अ पेरेंट प्लांट इज डिजीज्ड, अगर एक पेरेंट प्लांट डिजीज्ड है या उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है जो प्रॉब्लमेटिक है, या उसको कोई बीमारी है, या उसकी कोई प्रोडक्शन कम होती है या साइज छोटा है, दैट कैरेक्टर विल बी प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स। आप उसको निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना, तो वो कैरेक्टर फिर आगे उन सब में मिलेगा। मान लो कि आपने कोई फ्लावर लगाया, उसमें रोज आते हैं, रोज रेड रोज का फ्लावर है, उसको कटिंग से आपने उसमें से 10 फ्लावर बनाए, 10 प्लांट्स बनाए। अब जो प्लांट आपने चूज किया उसमें जो रोज लीव है वो बहुत लूज है, मतलब एक होता है बहुत सुंदर एकदम टाइट फ्लावर, साइज भी अच्छा लीव का होता है, एक होता है लूज लीव वाला फ्लावर, ठीक है ना, उसकी लीव बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। तो अगर आपने उसमें से 10 पौधे बनाए, मेहनत किया, इतना टाइम लगाया, और तो वो सारा वही करेक्टर उन 10 में भी आएगा, उन सबके फ्लावर जो आएंगे वो लूज करेक्टर वाले आएंगे, लूज लीव्स वाले आएंगे, वो एकदम बढ़िया गुथा हुआ फ्लावर नहीं दिखेगा आपको। समझ गए ना बेटा? तो अगर आपके डिजायरेबल कैरेक्टर जो होता है, डिजायरेबल कैरेक्टर कैन नॉट बी अचीव। आप चाहते हो कि आपको ऐसा प्लांट मिले, लेकिन आपके पास जो पेरेंट प्लांट है अगर वही ठीक नहीं होगा तो आपको प्लांट नहीं मिलेगा। अब आ गया इसके बाद द क्वालिटी ऑफ द सीड। कहते हैं प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल, प्लांट लूज इट्स विगर। अगर आप किसी सीड को कंटिन्यूसली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कराओगे तो एक टाइम आएगा कि उसका जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसके जीन्स हैं, वो वीक होते जाते हैं। तो हमारा, अगर आपको उसको एवोल्यूशन में लाना है, उसको आपने सपोर्ट देना है या उसके कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस देना, मजबूत करना है, तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होता है ये। अगर आप एक ही प्लांट को कंटिन्यूसली वेजिटेटिव ग्रो कराओगे जनरेशन बाय जनरेशन, सून इन द लास्ट आफ्टर 10 और 15 जनरेशन व्हाट यू विल सी द कैरेक्टर ऑफ दैट प्लांट जिसके लिए आपने उसको प्रोड्यूस कराया था, वो कमजोर होने लगेगा, समझे, वो वीक होने लगेगा। So this is a major drawback of this vegetative propagation. So here are the limitations of vegetative propagation. एक बात और समझ, न्यू वैरायटी अचीव करना नहीं होता है इसमें, जैसा पौधा होता है वैसा ही काट काट के या आप उसको नया बना लेते हो। अगर पेरेंट प्लांट में कोई डिजीज है तो वो डॉटर प्लांट्स में जरूर जाएगी। डिजायरेबल कैरेक्टर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको लेने के लिए आपको ग्राफ्टिंग कराना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कंटिन्यूसली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हो तो प्लांट का जो विगर है, जो सीड्स में विगर होता है, वो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो कमजोर होने लगता है। दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन गाइज, एंड विद दिस द asexual reproduction from the chapter how do organism reproduce is finished, and I hope आपको समझ आ गया होगा। अगले सेशन में we will be discussing about the sexual reproduction in the plants, and thank you for then।